हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की साइंस के बारे में बात करेंगे। टेंथ क्लास में जो मॉडल पेपर है उसके बारे में आज बात होगी। यानी मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको टिक करेंगे आज हम। तो आज मेरे पास टेंथ क्लास की साइंस का मॉडल पेपर है जो मास्टरमाइंड। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मास्टरमाइंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट थीसिस क्या है, बहुत ज़रूरी, जो एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी के लिए ज़रूरत पड़ेगी, आज उन्हें टिक कराएंगे। तो सभी अपना मास्टरमाइंड बाहर निकाल के रखें और चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण निकाल के रखें। तो इसमें मैं जरूरी चीज़ें होंगी उनको टिक कराऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरा मानना यह है, जो मैं टिक करा रहा हूँ अगर आपने वो तैयार किया तो 70 में से 65 या 70%, 100% आपका सिक्योर सेटअप रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले आपका याद करने योग्य बातें यानी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ एक पॉइंट व्यू हैं जो बहुत 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 ज़रूरी हैं। अगर आपने इनको देख लिया तो समझ लो सब हो गया। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका रासायनिक अभिक्रिया, तो आप इसे टिक कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया। फिर है रासायनिक समीकरण, लगा दीजिए। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे भी टिक कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका वियोजन अपघटन अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो उस बेसिस पे है तो इसको भी कर लीजिए। फिर ऊष्मीय वियोजन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया के दो रूप होते हैं, एक तो ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत अपघटन। मैंने इस बारे में पहले भी आपसे बात की थी, तो दोनों वियोजन का पूरा सेटअप याद करेंगे। उसके बाद आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं उपचयन अभिक्रिया, अपचयन, रेडॉक्स, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। इन सभी अभिक्रियाओं को आप टिक कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में संक्षारण और संचरण। ठीक, दोनों संक्षारण वाले को आप लगा लेंगे। फिर विकृत गंधता, इन दोनों पॉइंट व्यू को लगा लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य में से आपको इतना याद करना है। मेरा मानना यह है इसमें से आपका 3 से 4 नंबर 100% आना ही आना है। अब आपका आता है पेज नंबर 6 पे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है, क्या है कि आपका OMR सीट 20 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। तो आप मेरे मानने के हिसाब से बहुविकल्पीय प्रश्न प्रत्येक चैप्टर का एक भी नहीं छोड़ना, सभी तैयार करने हैं। और आप सभी कर लेंगे तो 20 नंबर आपके कंपलसरी 100% लॉक्ड हो जाते हैं। तो आप बिना किसी देरी के बहुविकल्पीय सभी लगा दें। ठीक, बहुविकल्पी के बाद आपका सिस्टम आता है लघुत्तरीय प्रश्न, पेज नंबर 6 पे ही, जिसमें आपको नीचे प्रश्न नंबर 4 दिया है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, इसको टिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज चलना है, पेज नंबर 7, और इस पे देखिए पेज नंबर 7 पे प्रश्न नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इससे आपको पता चलेगा संतुलित और असंतुलित का सिस्टम कैसे करना है, क्या करना है। तो 11 नंबर पेज प्रश्न को भी ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, फिर पेज पलटेंगे आप। मैं आपको बहुत 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 ज़रूरी होगा सिर्फ वही बताऊंगा, उससे ज़्यादा और कुछ बताने की कोशिश नहीं करूंगा। अब आपका पेज नंबर 9 पे प्रश्न नंबर 24, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद सीधे आप पहुंच जाइए पेज नंबर 9 पे प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक को पहचानिए। तो प्रश्न नंबर 3 को टिक कर दीजिए कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है। और एक बात का ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए कमेंट में डाल दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा। पेज नंबर पलट लें आप, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे आपका प्रश्न नंबर 33, क्या होता है जब सोडियम धातु जल से क्रिया करती है, अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको जरूर ले लें क्योंकि ऐसे सिस्टम बहुत ज्यादा आएंगे आपके पेपर में। चैप्टर नंबर फर्स्ट से कम आपका 5 या 6 नंबर का पेपर में आता ही है। इस बार ऑब्जेक्ट सेटअप है तो ज्यादा आने की उम्मीद है।
इसके जस्ट नीचे 33 के बाद आपका है 34। क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, या नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, या सोडियम सल्फेट विलयन को बेरिलियम क्लोराइड से मिलाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 34 भी टिक कर लीजिए। फिर से पेज नंबर 11 पे आपका आता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित करना है। तो ये प्रश्न नंबर 36, इसे टिक कीजिए। 37 को भी कीजिए। क्या होता है जब एक टुकड़ा जिंक धातु का कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, या एल्युमिनियम धातु का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, इसके बारे में भी। अब आ जाओ विस्तृत प्रश्न। विस्तृत प्रश्न में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु में इन पॉइंट्स व्यू में जो चीज नोट्स कराई है ना, उन्हीं से आपका विस्तृत प्रश्न बनेंगे। मिक्स 2-3 प्रश्न होंगे, आप उनको आराम से जोड़ के और कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के अब चैप्टर 2 निकाल लीजिए, यानी अध्याय 2 अम्ल एवं क्षार, अम्ल क्षार एवं लवण, सॉरी। इसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु में बहुत सारे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है आपका अम्ल, क्षार, सूचक, सार्वत्रिक सूचक, पीएच पैमाना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण, साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ का उपयोग। देखो, महत्वपूर्ण बिंदु में इस चैप्टर का पूरा सेटअप दे रखा है, आपको और कुछ नहीं करना है, बस महत्वपूर्ण बिंदु और बहुविकल्पीय तैयार करने हैं सेकंड चैप्टर में। जैसे व्यंजक चूड़ और ये उपयोग दिखे हैं ना, जैसे बेकिंग सोडा दिया है नेक्स्ट पेज पे, बेकिंग सोडा के उपयोग, धोने का सोडा या धावन सोडा दिया है उसके उपयोग लिखे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखे हैं, क्रिस्टलन जल लिखा है आपका। ये मान लो चैप्टर 2 में अगर आपका कुछ आना है तो महत्वपूर्ण तथ्य में सारी जानकारी दे रखी है। अगर आपको और कुछ नहीं करना, केवल महत्वपूर्ण तथ्य में ही तैयार करना है। और मेरा मानना है चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन क्रिएशन होंगे ना, वो केवल महत्वपूर्ण बिंदु वाले टॉपिक से ही होंगे। तो इस चैप्टर में ओनली ऑन महत्वपूर्ण बिंदु प्लस बहुविकल्पीय, तो सभी, प्रत्येक चैप्टर के बहुविकल्पीय सभी, क्योंकि 20 नंबर के इस बार बहुविकल्पीय आने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज चैप्टर 2 में केवल महत्वपूर्ण बिंदु ही आपको करने, और कुछ नहीं करना। अठारह नंबर पेज पे एक प्रश्न है 35, प्रश्न नंबर 35 पेज नंबर 18। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाए, या फिर चूने में जल डाला जाए, या चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। ये वाला प्रश्न जरूर कर लेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। अब सीधे आ जाएंगे आप चैप्टर 3 धातु एवं अधातु पे। तो धातु अधातु में भी सेम सिस्टम है आपका। महत्वपूर्ण बिंदु में सक्रियता श्रेणी, मोस्ट इंपोर्टेंट में डालना है इस प्रश्न को। खनिज अयस्क, धात्विकी अयस्क का सांद्रण, निस्तापन भर्जन, धातुओं का परिष्करण, मिश्रातु या फिर मिश्र धातु। पेज पलटिए 22 पेज नंबर। संक्षारण जो चैप्टर 2 में भी दे रखा था, इसमें भी दे रखा है, कहीं से भी कर लो, बात एक ही है, एक ही जैसा है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय तो सभी चलेंगे आपके। अतलगोत्री प्रश्न की बात की जाए तो अतलगोत्री प्रश्न में आपको प्रश्न नंबर 10 पेज नंबर 23 पेज नंबर पे अतलगोत्री का प्रश्न नंबर 10। कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों के नाम या सूत्र लिखिए, ये वाला आपको करना है। और प्रश्न नंबर 13, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, समीकरण सहित लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 15, धातु पर मोर्चा लगाना, समझाइए। चैप्टर 3 आपका खत्म होता है।
अब चैप्टर 4 यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। केमिस्ट्री का 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 4। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलने वाले हैं, तो देखेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु में कार्बन श्रृंखलन, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, और ये चार्ट जो हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे सारे सेटअप्स दे रखे हैं, इसको समझ लेंगे। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी प्रश्न को समझने में या किसी भी तरीके की समस्या आती है इस पूरे सेट में, आप कमेंट में डालें, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे आपका महत्वपूर्ण बिंदु में है समजात श्रेणी अथवा सजातीय श्रेणी, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डालें। कार्बन यौगिक की नाम पद्धति, इसे भी। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, इसे भी। फिर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको जरूर सेट कर लें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। फिर किंडवन, एथेनॉइक, सावन और अपमार्जक, ये जरूरी रहेगा। और जैसा कि मैं आपको बताते चला रहा हूँ, बहुविकल्पी तो सभी करने हैं आपको। फिर आ जाता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आपको दे रखा है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कीजिए, तो फर्स्ट वाला आप कर लेंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डालिए। जैसा कि IUPAC नाम बनाना मैंने आपको सिखाया है, मेरी पिछली वीडियो में था, तो आप वहां से देख लें अगर समझ में ना आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज डालिए, मैं उसको नई वीडियो के साथ सबमिट कर दूंगा। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। ये देखिए प्रश्न नंबर जो 7 है ना लघुत्तरीय का, पेज नंबर 29 पे मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना। कम से कम 3-4 या 4 नंबर तक का तो आना ही आना है आपका। और काफी सवाल हैं इसमें, करके देखना, आप ना आए तो पूछना। दूसरा है आपका प्रश्न नंबर 8, इसको भी। फिर है आपका 31 पेज नंबर पे दहन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, तो दहन की जो अभिक्रिया है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है, बस। फिर आपका प्रश्न नंबर 11, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति पर टिप्पणी डालिए। तो 11 नंबर प्रश्न आपका जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें एकदम परफेक्टली सेटअप मैंने समझाया, आप देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 24, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनॉइक अम्ल और प्रोपेन, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है आपको, तो वो कर लेंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में डालना, मैं उसके बारे में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 26, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 28 का अथवा योगात्मक अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुलकीकरण और ओजोनीकरण, तो इसमें जो ओजोनीकरण वाला सिस्टम है आपको इसको बड़े आराम से समझना है और तैयार करना है, ठीक है। फिर आता है पेज नंबर 35 पे आपका प्रश्न नंबर 36, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट में डालें। फिर आता है आपका पेज नंबर 38, प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखितों को आप कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल समीकरण लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन बनाना है आपको, तो कैसे परिवर्तन करेंगे इसका। पेज नंबर 40, प्रश्न नंबर 49,
जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलेनों को में भी मिसेल का निर्माण होता है या होगा या नहीं होगा, इस बेसिस पर विद डायग्राम आपको तैयार करना है। विस्तृत प्रश्न में एथेनॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। साबुन वाला जो प्रश्न नंबर 2 है, साबुनीकरण की क्रिया को रासायनिक समीकरण, ये भी खत्म। जैसा मैंने कहा था चैप्टर 4 सबसे बड़ा रहेगा आपके लिए, केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर का भी आने वाला है, सबसे ज्यादा सिलेबस में आता है और सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें। काफी बड़ा पेपर चैप्टर था आपका। अब चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो पॉइंट व्यू है बस। जैसे मेंडलीफ का आवर्त नियम महत्वपूर्ण बिंदु है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण व दोष, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी लगा दीजिए इसके, और सभी बहुविकल्पीय। अदरवाइज इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना। इसमें एक चीज और दी गई है आपकी चैप्टर 5 में, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट डे यानी कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है, सारी चीजें। और आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो बहुत ही सिंपल सिस्टम है, जिससे आप पूरी सारणी एक छोटे से सेटअप के साथ अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। बाकी का इस चैप्टर में कुछ नहीं करना आपको, महत्वपूर्ण बिंदु सभी और बहुविकल्पीय सभी, अदरवाइज अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी कुछ नहीं। आप सीधे पहुंचिए चैप्टर नंबर 6, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में महत्वपूर्ण बिंदु में आएंगे, तो महत्वपूर्ण बिंदु में से आप इसमें दो चार चीजें लेंगे। जैसे सबसे पहले आपका इसमें दिया है अधिकांशपोषी, फिर विषमपोषी, उसके बाद आपको अग्न्याशय रस, और उसके बाद आपको रक्त प्लेटलेट एंड लसिका। बहुविकल्पीय सभी, इसमें बहुविकल्पीय ज्यादा है, चैप्टर भी आपका सबसे बड़ा रहेगा बायोलॉजी का। लघुत्तरीय में आपका लघुत्तरी में आप सीधे पहुंचेंगे प्रश्न नंबर 17, पेज नंबर 53, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन 18, 17, 18 दोनों टिक करेंगे। उसके बाद आप पहुंचेंगे प्रश्न नंबर 20, दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आप पहुंचेंगे रुधिर तथा लसिका में अंतर, उसके बाद धमनी तथा शिराओं में अंतर, यानी कि पेज नंबर 54 पे आपका प्रश्न नंबर 20, 23, 24। फिर आप पहुंचेंगे 27, हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है, पूरी जानकारी हीमोग्लोबिन की, मामला सेट। उसके बाद आपका एक टॉपिक है पेज पलट के, श्वसन तथा दहन में चार अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रश्न नंबर 31, इसको टिक करेंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 36, मानव हृदय का नामांकन चित्र बनाइए, इसको भी
प्रश्न नंबर 44, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है, इस बारे में। फिर आपका 45, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। भोजन में पाचन में जो लार ग्रंथियां होते हैं उनकी क्या भूमिका है। प्रश्न नंबर 46, विस्तृत प्रश्न में आपका दिया है प्रश्न नंबर 3, पेज नंबर 60, मानव में उत्सर्जी तंत्र तथा सचित्र वर्णन वाला सिस्टम, पूरा आप इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 10, चैप्टर खत्म। चैप्टर 7, नियंत्रण एवं संवेदन आपके कोर्स से हटा दिया गया है सिलेबस से। अब आप चैप्टर नंबर 8 यानी जीव जनन कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु में से आप कुछ मत लीजिए, बहुविकल्पीय सभी ले लीजिए। और याद रहे मॉडल पेपर आपका नया वाला 2023 मास्टरमाइंड चित्र पब्लिकेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप दूसरे में ढूंढो, कहो सर जी इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आपका दिया अंत निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर, इसको टिक कीजिए। फिर है आपका पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, प्रश्न नंबर 6, इसको टिक कीजिए। फिर है आपका मानव में वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए, प्रश्न नंबर 8 को टिक कीजिए। फिर है आपका प्रश्न नंबर 11, कायिक जनन का क्या महत्व है, इसके लाभ तथा हानियां लिखिए। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12, परागण की परिभाषा लिखिए, विभिन्न प्रकार के परागण का नाम लिखिए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। उसके बाद है आपका पेज नंबर 70, प्रश्न नंबर 15, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, परागण तथा निषेचन में किस प्रकार भिन्न है एक दूसरे से। प्रश्न नंबर 19, विखंडन द्विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार भिन्नता है। प्रश्न नंबर 21, यौवन अवस्था के समय बालिकाओं में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 24, स्वपरागण परपरागण में अंतर। मोस्ट से समझ लो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न मिल रहा है जो 5 या 6 नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 72, विस्तृत प्रश्न का पहला प्रश्न, इसको वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डाल रहे हैं। भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपाय का वर्णन कीजिए। इसमें आपके 10-12 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10-12 प्रश्न का उत्तर एक ही है, बड़ा है, थोड़ा विस्तृत है, ज्यादा लिखना है, लेकिन मेरा ये दावा है 101% इसमें से एक प्रश्न 5 नंबर या 6 नंबर में आपके पेपर में आता और आएगा। तो इसको जरूर याद करना है, पूरी जोड़ तोड़ लगा के। बिल्कुल। आगे आपका प्रश्न नंबर 8, पेज नंबर 75, स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन विद वर्णन। चैप्टर फिनिश्ड। चैप्टर नंबर 9, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवांशिकता वाले में आपको क्या करना है, आनुवांशिकता वाले में भी आपको बहुविकल्पीय सभी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नहीं करने, लघुत्तरी में आ जाएंगे। लघुत्तरी का पहला आपको करना है
फिर उसके बाद आपको तीसरा करना है, उसके बाद आपको छठवां। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट वे में चल रहा हूँ। अब छठवें के बाद आप सीधे पहुंचेंगे 15। 15 के बाद आप जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वेरी 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 इंपोर्टेंट में 16, लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप तथा जीन प्रारूप जीनोटाइप में क्या अंतर है, यह अंतर लिखिए। उसके बाद आपको जाना है सीधे प्रश्न नंबर 20, जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उसके बाद आपको जाना है 23, 24, 24 के बाद आप सीधे पहुंचेंगे 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद पेज पलटिए और पहुंचिए 33, 33 के बाद आ जाते हैं आप विस्तृत प्रश्न पे। विस्तृत प्रश्न में आपको शॉर्ट वे में तैयारी करनी है। जैसे पहले प्रश्न के अंदर जाएंगे और लिखा है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो आनुवंशिकता के नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों आपको तैयार करने हैं। अंदर जाके प्रश्न में पूरा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 याद कर लेने आपको, हो गया काम। फिर प्रश्न नंबर 2, लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग गुण निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। इसके ऊपर भी मैं एक छोटी वीडियो बनाऊंगा, आप वहां से देख लेना, अदरवाइज इसमें आप पढ़ लें तब तक, ठीक है। फिर आप पहुंचेंगे, ये बात ध्यान रखें, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या किसी भी प्रश्न को लेके हो, समझ में ना हो, तो आप निसंकोच कमेंट डालें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अध्याय खत्म। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु में सारी चीजें दी गई हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे। पहला टॉपिक प्रकाश, प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, द्वारक, ध्रुव, फोकस, फोकस तल, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, स्नेल नियम, लेंस, प्रकाशिक केंद्र। एक बार के लिए चैप्टर 10 के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सभी हो गए आपके, और बहुविकल्प तो सभी करने ही है आपको। अब इसमें और कुछ नहीं करना आपको, एक प्रश्न नंबर 1 लघुत्तरी का देख लें, और जो भी कुछ इसमें दिया है वो सब सवाल है आपके, तो इनके लिए मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको ये बहुत सिंपल ट्रिक है उसके बेसिस पे सिखा दूंगा। चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, सेम सिस्टम, इसका भी महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान देंगे। मानव नेत्र, संवेदन क्षमता, स्पर्श दर्द की न्यूनतम दूरी, मानव नेत्र की दृष्टि सीमा, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और विक्षेपण, बहुविकल्पीय सभी। लघुत्तरी प्रश्न में आप आ जाएंगे, तो लघुत्तरी प्रश्न में आपको इसमें देना है प्रश्न नंबर 3 का ABCD, डी वाला जो सिस्टम है, बड़ा अंतता से आप क्या तात्पर्य है, ये वाला। प्रश्न नंबर 10, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, और इसमें भी सवाल हैं, फिर वो सवाल भी मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या जो भी डाउट हो क्लियर कराएं, बोल दें कमेंट में, करा दूंगा। ये चैप्टर भी खत्म हो गया आपका। अब आता है चैप्टर नंबर 12, विद्युत। इसके महत्वपूर्ण बिंदु में भी ध्यान देंगे, विद्युत धारा, एमीटर, विद्युत क्षेत्र, विद्युत स्थिति विभव, वोल्टमीटर, ओम के नियम, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, और फिर है आपका ताप के प्रभाव, लिख लिया, प्रतिरोधकों का संयोजन, फिर विद्युत ऊर्जा, फिर आपका विद्युत ऊर्जा की माप,
बस हो गया। बहुविकल्पीय सभी इसके बाद आपका आता है, इसमें भी सारे सवाल हैं, आप सवाल खुद देखेंगे और नहीं होंगे तो मैं वीडियो अगली बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर करा दूंगा सारे सवाल। थ्योरिकल बेसिस आपका इसमें इतना ही है, आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। अगला चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सेम महत्वपूर्ण तथ्य में जाएं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। फिर आप पहुंचेंगे बहुविकल्पीय सभी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो इसमें भी एक दो पॉइंट ऐसे हैं आपके बहुत जरूरी हैं, जैसे प्रश्न नंबर 6। उसके बाद आप पहुंचेंगे प्रश्न नंबर 16, वेरी इंपोर्टेंट, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। ठीक। 17। अब विस्तृत प्रश्न में दो प्रश्न ऐसे हैं आपको जो बहुत जरूरी हैं, जैसे है प्रश्न नंबर 2, विद्युत मोटर का नामांकन चित्र कीजिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर के विभक्त विलय का क्या महत्व है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसी के बाद प्रश्न नंबर 3, नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत वाला। बहुत जरूरी है ये प्रश्न, और कुछ नहीं है इस पार्ट में। चैप्टर 14 में भी सिंपल सेटअप है, महत्वपूर्ण बिंदु सभी और बहुविकल्पीय। अदरवाइज इसमें कुछ जैसे प्रश्न नंबर 26 पेज नंबर 125 पे, चैप्टर फिनिश्ड। अब बात करेंगे हमारा पर्यावरण, चैप्टर 15। महत्वपूर्ण बिंदु में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए बहुविकल्पी इसके सभी, महत्वपूर्ण बिंदु कुछ नहीं करना। और आपका प्रश्न नंबर 8, 9, 10, 8, 9, 10 और 11 इन्हें कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 13 के बाद आप जाएंगे 16 के बाद जाएंगे आप 17 के बाद आप पहुंचेंगे खत्म चैप्टर नंबर 16, प्राकृतिक संसाधनों का। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु सभी और बहुविकल्पी सभी। अदरवाइज प्रश्न नंबर 3 लास्ट में और 4, बस कुछ नहीं। पूरे मॉडल पेपर में मैंने आपके इंपोर्टेंट टिक्स कर दिए हैं, आप अगर इनको तैयार करते हैं तो आपका पूरा पेपर मज़ेदार हो जाएगा। बहुत सिंपल सेटअप है, थोड़ा सा सेटअप हो गया। और अगर कोई भी समस्या हो किसी भी प्रश्न को लेकर तो आप एक कमेंट डालें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें मेरा चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। और कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी हुए हैं, उनको लेकर मैं वीडियो अपडेट करता रहूँगा। और सॉरी फॉर डिले, जो अभी बीच में गैप हो गया उसके लिए। अब आगे से इस बारे में ध्यान रखा जाएगा। तो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।